अब आपको इस वक्त राजनीति में हुए सबसे बड़े उलटफेर की खबर बताते हैं। खबर अब से घंटे भर पहले TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की थी। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने खबर दी कि यूपी में इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। एनडीए में शामिल होगी जयंत चौधरी की आरएलडी और बीजेपी में सीटों को लेकर समझौता। आरएलडी को लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट मिली। अब से कुछ देर पहले बीजेपी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में समझौता हो गया। सीटों को लेकर जो पेच फंसा था वो भी सुलझ चुका है। आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी, पार्टी कहां से लड़ेगी, इसका भी फैसला हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यानी आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा बनेगी। बीजेपी और आरएलडी में 2+1 फॉर्मूले पर बात बनी है। मतलब यह है कि आरएलडी लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा राज्यसभा की एक सीट भी देने का फैसला हुआ है। गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में बागपत और बिजनौर सीटें गई हैं। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगी, जबकि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसी खबर पर आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी वो फाइनल हो गई है, उस पर मुहर लग गई है। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा लगभग बन ही गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। दरअसल बीजेपी एक लंबे समय से चाहती थी कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी के साथ आए, एनडीए के गठबंधन का हिस्सा बने, ताकि पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी को लेकर किसानों में गाहे बगाए या जाटों में जो नाराजगी सामने आती रहती है उसको इस लोकसभा चुनाव में थामा जा सके। और उसी के तहत हालांकि आरएलडी जो है बार बार ये मांग कर रहे थे कि कम से कम 4 लोकसभा की सीटें उनको चाहिए, लेकिन जो बात फाइनल हुई है 2 लोकसभा सीटें उनको मिल रही है, बागपत और बिजनौर। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को बीजेपी दे रही है। सोमपाल शास्त्री जो कि पहले किसान नेता थे और जिनकी एक बड़ी भूमिका भी रही है आरएलडी को इस बार बीजेपी करीब लाने में, उनको आरएलडी जो है राज्यसभा भेजेगी। और ये वही सोमनाथ शास्त्री है जो कभी अजीत सिंह को इन्होंने हराया था। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 13 महीने वाली, उसमें वो कृषि मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी ने एक सहयोगी और अपने साथ जोड़ लिया है। नीतीश के बाद ये एक बड़ी एनडीए के लिए एक बड़ी जीत है। जिस तरह से न सिर्फ आरएलडी का आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि एक बड़ी बात यह भी है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो उसका कुनबा है, वो धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही खबरें पंजाब से भी आएगी और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी ऐसी खबरें आएंगी जब आपको चंद्रबाबू नायडू और श्रोमणी अकाली दल भी एनडीए का हिस्सा आपको नजर आएगा। आप जो बता रहे हैं इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर 2 चीजें हैं। एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इंडिया अलायंस की नाकामी दिख रही है कि वो अपने ही लोगों को संभाल के नहीं चल पा रहा है। और दूसरा, बीजेपी की एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी यूपी के अंदर छोटी छोटी पार्टीज या हर पार्टी को एक साथ लेकर आना, जिससे कि वोट शेयर पे एक बड़ा इंपैक्ट लेकर। जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में आने का असर पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी हो सकता है, जहां जाट वोटर बड़ी संख्या में है। अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां जाट समुदाय की आबादी करीब 17% है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें जीत ली, जिससे जयंत चौधरी को मजबूती मिली। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की 12 और विधानसभा की 40 सीटों पर जाट वोटरों का असर है। यानी एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। बीजेपी के बाद, अब बिहार के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। पहली खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर देर रात गृह मंत्री अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। दूसरी खबर यह है कि पंजाब में अपने पुराने सहयोगी अकाली दल की तरफ बीजेपी बढ़ती दिख रही है। तीसरी और सबसे बड़ी खबर, यूपी में इंडिया अलायंस को झटका देते हुए आरएलडी को अपने खेमे में लाने में बीजेपी कामयाब रही। अगर आप इन तीनों राज्यों में लोकसभा का गणित देखें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, पंजाब में 13 और यूपी में 80 सीटें। यानी इन 3 राज्यों का आंकड़ा 118 सीटों का बनता है। यानी इतनी सीटों के लिए दिल्ली में बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। अब आपको आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अमित शाह के घर हुई बैठक में क्या हुआ, गठबंधन को लेकर बातचीत कितनी आगे बढ़ी, हमारे संवाददाता अमोद राय ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रही बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगियों से मेल मुलाकात तेज कर दी है।
इसी सिलसिले में कल अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। आधे घंटे चली इस मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई, पहले आप ये जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के बाद एनडीए को हो सकने वाले फायदे और नुकसान की चर्चा हुई। बात इस पर भी हुई कि गठबंधन की सूरत में एंटी जगन वोट, खासकर मुस्लिम वोटों में बिखराव तो नहीं आ जाएगा। इस बात का भी जिक्र हुआ कि गठबंधन होने पर बीजेपी का वोट बैंक बना रहेगा या उस पर कोई असर पड़ेगा। बीजेपी को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। वहां हिंदू हो या मुसलमान, सब उनकी सरकार से नाखुश दिखने लगे हैं। शायद इसलिए बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू के साथ जाना फायदेमंद दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार स्वयं से 2 कदम आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है। अब तक के ज्यादातर सर्वे में भी चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश में बढ़त बनाते दिख रहे हैं। अमित शाह के साथ चंद्रबाबू की बैठक में कोई फैसला फिलहाल नहीं हुआ। जमीनी हालात और वोटों के गुणा गणित को देखकर ही आगे का कोई फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में यह धारणा बनी हुई है कि जगन रेड्डी और बीजेपी साथ हैं, इसलिए उनको लोगों का फीडबैक लेना होगा। जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि जल्द ही अपनी अपनी पार्टी का फीडबैक लेकर दोबारा मीटिंग होगी। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर फैसला अगले 7 से 10 दिनों में होना है। संभावना इस बात की है कि अगले बैठक में ही सीट शेयरिंग पर भी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। वैसे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लोकसभा में टीडीपी 19 जबकि बीजेपी 6 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि विधानसभा में बीजेपी को 12-13 सीटें मिल सकती हैं। इस गठबंधन में एक और प्लेयर हैं पवन कल्याण, जिनकी पार्टी का नाम जन सेना पार्टी है। गठबंधन होगा तो इन तीनों दलों के बीच होगा। आंध्र प्रदेश पर जारी इस हलचल के बीच सीएम जगन मोहन रेड्डी भी दिल्ली पहुंचे। बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उस वक्त के नतीजे और वोट समीकरण क्या थे, अब ये भी समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 22 वाईएसआरसीपी ने जीती थी। टीडीपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वोटों की बात करें तो वाईएसआरसीपी को करीब 50% वोट मिले थे, जबकि टीडीपी को 40% वोट मिले थे। बीजेपी यहां भी काफी पीछे थी, उसे 1% से भी कम वोट मिले थे। 2019 में 7 लोकसभा सीटों पर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला हुआ, जहां इस बार चंद्रबाबू नायडू को जीत की संभावना दिख रही है। ज्यादातर सर्वे में भी वो इस बार जगन रेड्डी से काफी आगे चल रहे हैं। टीडीपी जब एनडीए से अलग हुई, उस वक्त चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के सीएम थे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी ने बीजेपी से 20 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। वैसे जयंत चौधरी की एक बार फिर बात करें तो उनका एनडीए में जाना महागठबंधन के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस को इस आपदा में अपने लिए अवसर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने यूपी में अपने लिए सीटों की डिमांड बढ़ा दी। हमारे संवाददाता पंकज झा ने जो खबर दी उसके मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर 20 सीटों की मांग की है। सीटों के नाम भी चिट्ठी में लिखकर भेजे। हालांकि अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा की थी। पोस्ट में लिखा था, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। अब कांग्रेस की 20 सीटों वाली मांग पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। आपने 11 सीटें दी। बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। आपने 11 सीटें दी। बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच 11-20 का पेच फंसा है। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फाइनल कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का 2 दिन का दौरा करने वाले हैं। वो 10 और 11 फरवरी को पंजाब में होंगे। खन्ना और खंडूर साहिब में रैली करेंगे। इसके अलावा घर घर राशन स्कीम की लॉन्चिंग और थर्मल प्लांट का उद्घाटन करना भी शामिल है। माना जा रहा है कि दौरे से केजरीवाल राज्य में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूकेंगे। केजरीवाल के दौरे से पहले गठबंधन की सांस फुलाने वाली खबर सामने आई है। आपके संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा है कि पंजाब में
पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया। पंजाब का स्थानीय नेतृत्व पहले से ही सभी 13 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की मांग कर रहा था। अब पार्टी के संगठन महामंत्री और केजरीवाल के चाणक्य कहे जाने वाले संदीप पाठक ने साफ कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संदीप पाठक के मुताबिक सीट शेयरिंग पर बनी कमेटी ने अलग अलग लड़ने का फैसला लिया है। दोनों राज्यों की इकाई ने अलग अलग लड़ने पर सहमति भी जता दी है। पंजाब में राज्य की जो इकाई है दोनों पार्टियों की, उनकी तरफ से भी सहमति थी और अब पार्टियों में भी सहमति है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब में गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हम तो पहले कहते रहे हैं कि हमने इनसे अलायंस नहीं करना पंजाब में, और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है और पंजाब की जो मैंडेट लोगों का दिया हुआ है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल हम अकेले चुनाव, क्योंकि हम तो पहले कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव में पंजाब में अलग चुनाव लड़ने पर फैसला हो चुका है। दिल्ली में 7 लड़ने पर अभी बातचीत चल रही है। इस बीच आपने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया है। हमने आज असम के 3 सीटों का अनाउंस किया है और इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने के पीछे भी खास चुनावी रणनीति है। साथ मिलकर लड़ने से दोनों पार्टियों को इस बात का डर था कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां पंजाब चुनाव में अलग अलग जा रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की जाति से जुड़ी खबर, वो मुद्दा जो हर बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसी जिन्न की तरह बोतल से निकलता है और सियासी फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जाति को कटघरे में खड़ा कर देता है। 2014, इसके बाद 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा फिर से उछला है और इस बार यह काम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी की जाति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है और वो देश से झूठ बोल रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी का ये पूरा बयान सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला ओडिशा में बोला है। वो यहां निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जाति को लेकर यह बातें कही। उन्होंने पीएम मोदी पर 2 मुख्य आरोप लगाए। पहला, पीएम मोदी ओबीसी नहीं सामान्य वर्ग से हैं। दूसरा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए साल 2000 में उनके समुदाय को उस समय की बीजेपी सरकार ने ओबीसी कैटेगरी में डाला। आज हमने राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का सच जानने की कोशिश की। हमें रिसर्च के दौरान और गुजरात में मौजूद अपनी टीम से छानबीन के दौरान क्या कुछ पता चला, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि यह विवाद असल में शुरू कब होगा और इसकी सियासी नींव कब से पड़ी। 5 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा था। खुद की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ओबीसी पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को सरकार में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा नजर नहीं आता। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि
सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आगे बंद करके बैठ जाते हैं। पीएम मोदी का ये कहना भर था कि ओडिशा में न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने केंद्र पर जाति जनगणना न कराने का आरोप लगाया और पीएम मोदी की जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं। राहुल के इतना कहने के बाद ही दिल्ली के सियासी गलियारे तक में हंगामा मच गया। एनडीए और इंडिया अलायंस तक में पीएम मोदी की जाति पर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। वार पलटवार शुरू हो गया। जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े सर्टिफिकेट से हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड क्लास में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो हमारे तेली, साहू, राठौर समाज से आते हैं और हमें इस बात का गर्व है। इस वार पलटवार से साफ है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की जाति भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन मसला सच का है। राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है, ये जवाब बस मिलने ही वाला है। राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है, हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पीएम मोदी की जाति से लेकर गुजरात से दिल्ली तक कई वर्षों पुराने फैसलों के बारे में बहुत कुछ पता चला है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी गुजरात में घांची समाज से आते हैं। घांची में एक उपजाति है मोड़ घांची। पीएम मोदी इसी उपजाति से मोड़ घांची को गुजरात की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से ओबीसी का दर्जा हासिल है। यानी पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से ही हैं, सामान्य वर्ग से नहीं है। हालांकि गुजरात में घांची समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल कराए जाने की कोशिश साल 1978 से शुरू होती है। उस समय बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। तब ओबीसी जातियों को तय करने के लिए पहली बार बख्शी कमीशन का गठन हुआ और सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बख्शी कमीशन ने 82 जातियों को ओबीसी माना। हालांकि कई साल तक बख्शी कमेटी की रिपोर्ट का विरोध होता रहा। ओबीसी कोटे से बाहर होने पर कई जातियों में नाराजगी दिखी। फिर साल आया 1994। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे। उस समय 38 जातियां ओबीसी कोटे में शामिल की गई, जिसमें पीएम मोदी की मोड़ घांची भी शामिल थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस समय की कांग्रेस सरकार की तरफ से जारी ये वही सर्कुलर देख सकते हैं जिसमें इसका जिक्र है। यह पहली बार था जब मोड़ घांची समाज को गुजरात में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया। लेकिन यह काम राज्य स्तर पर हुआ। केंद्र स्तर पर यह कोशिश कब हुई, फिर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तब कैसे पहल हुई, यह भी बताएंगे। लेकिन कांग्रेस जब पीएम मोदी पर ओबीसी ना होने का आरोप लगाती है तो 1994 वाला अपनी ही सरकार का यह फैसला भूल जाती है और 2002 की याद दिलाती है। इससे जुड़ी सच्चाई क्या है, हमने ये भी जानकारी जुटाई। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। 27 अक्टूबर 1999 को केंद्र की ओर से विशेष गजट 241 को प्रकाशित किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए पहली बार देश के स्तर पर गुजरात की मोड़ घांची समाज को भी ओबीसी कोटे में शामिल किया गया था। यानी पहली बार केंद्रीय कोटे के ओबीसी वर्ग में मोड़ घांची समाज की एंट्री हुई थी। हमारे पास उस समय का केंद्र की ओर से जारी ये राजपत्र भी मौजूद है, जिसके तीसरे पन्ने के 5वें नंबर पर गुजरात का जिक्र है और इसी में मोड़ घांची नई प्रविष्टि के तौर पर अंकित है। ये तब की बात है जब 1999 में गुजरात में केशुभाई पटेल की बीजेपी सरकार थी और इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की सत्ता से दूर तक लेना देना नहीं था और मोड़ घांची के ओबीसी में शामिल होने पर यह नई सूची थी, जिसे गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग ने जारी किया था और राज्य सरकार ने मोड़ घांची को केंद्रीय सूची की ओबीसी जाति माना था।
राहुल गांधी ओबीसी कार्ड नया नहीं चल रहा है। वो पिछले 6 महीने से इसे धार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा सितंबर 2023 में संसद से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि यह बिल तब तक अधूरा है जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं जुड़ जाता। राहुल ने तब पहली बार मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाया था कि 90 में से 3 सचिव ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी जंग आज तक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आरोप का जवाब 2 दिन पहले कांग्रेस पर तंज कसते हुए लोकसभा में दिया था। हालांकि यह मामला अब राहुल गांधी ने उनकी जाति से जोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप भी नया नहीं है। आपको बिग बॉल पर समझाते हैं कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में उनकी जाति मुद्दा क्यों बन जा रही है। यह देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं, पहली बार मामला साल 2014 में उठा। अब यहां पर उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था। तब इस पर खासा विवाद हुआ था। उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करा दिया। इसके बाद साल 2019 में जब आम चुनाव होने वाले थे, उससे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। तब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की एक रैली में जवाब दिया था कि पिछड़ा वर्ग होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, तब फिर से राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया और बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 2014 में चाय वाला, फिर उसके बाद 2019 में चौकीदार चोर है, और अब कहीं ये मूव भी 2014 और 19 की तरह उल्टा ना पड़े। अब आपको उस राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताते हैं जो व्हाइट और ब्लैक पेपर से लड़ी जा रही है। आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच व्हाइट और ब्लैक पेपर को लेकर जबरदस्त सियासी जंग शुरू हुई। यूपीए के 10 साल की आर्थिक नीतियों पर मोदी सरकार संसद में व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में व्हाइट पेपर पेश किया। इस पर कल लोकसभा में नियम 342 के तहत चर्चा होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने सुबह सुबह एक ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में क्या है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले खबर संसद में पेश व्हाइट पेपर की करते हैं। मोदी सरकार के श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के वक्त कथित गलतियों, घोटालों और कमियों को उजागर किया गया। व्हाइट पेपर में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में धीमी आर्थिक रफ्तार, करप्शन, ऊंची महंगाई दर, विदेश कर्ज में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निवेश में कमी और बैंकिंग सेक्टर की बदहाली को लेकर डिटेल में बताया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में पेश श्वेत पत्र के इन पन्नों में यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। श्वेत पत्र में बताया गया है कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच किस तरह आर्थिक कुप्रबंधन किया। इसमें लिखा है, यूपीए की सरकार ने 10 साल के दौरान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोका। यूपीए को 2004 में वाजपेयी सरकार से मजबूत अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन यूपीए की सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। यूपीए के वक्त भारी कर्ज लिया गया। यूपीए के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई। व्हाइट पेपर में लिखा है कि यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। श्वेत पत्र में 2G घोटाले और कोयला घोटाले पर फोकस किया गया है। इसमें कोयला घोटाले की वजह से जुलाई 2012 में इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि जुलाई 2012 में देश के 62 करोड़ लोग अंधकार में चले गए थे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। व्हाइट पेपर में लिखा है कि यूपीए सरकार के वक्त बैंकिंग सेक्टर भारी संकट में फंस गया था। यूपीए के कार्यकाल में औद्योगिक विकास लड़खड़ा गया था। नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो गई थी, जिससे घरेलू निवेशक विदेश चले गए। श्वेत पत्र में 2008 की वैश्विक मंदी का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, यूपीए सरकार 2008 की मंदी से सही तरह से निपटने में नाकाम रही, जिससे देश की आर्थिक नींव कमजोर पड़ी। श्वेत पत्र में लिखा है कि 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी।
जिसके कारण मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है, ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है, सच्चाई है। श्वेत पत्र में मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की बात कही गई है। इसमें लिखा है मोदी सरकार के 10 साल में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कई विशेषज्ञों का और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि साल 2014 में सरकार बनाते ही मोदी सरकार 2 महीने के अंदर यह श्वेत पत्र लाना चाहती थी, लेकिन फिर यह तर्क दिया गया कि अगर अभी लेकर आएंगे तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस और जो देश को लेकर कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, इसलिए नहीं लाना चाहिए। श्वेत पत्र में यह भी बताया गया है कि मोदी सरकार इससे पहले क्यों नहीं लाई। इसमें लिखा है कि सरकार यूपीए कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की खराब हालत के बारे में बताने से अब तक इसलिए बचती रही क्योंकि इससे एक नेगेटिव धारणा बनती, जिसका भी जिक्र किया, और इसका इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता। मोदी सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर व्हाइट पेपर लाएगी, यह 2 दिन से पता था। संसद में व्हाइट पेपर पेश करने का वक्त तय था, लेकिन सरकार से पहले कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में क्या है, आप खुद देखें। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई व्हाइट और ब्लैक पेपर पर आ गई। दोनों तरफ से 10 साल के कार्यकाल की कमियां उजागर करने के लिए दस्तावेज और दलीलें रखी गई। मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। ब्लैक पेपर में कांग्रेस का फोकस किसान, नौजवान और महिलाओं पर रहा। कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई दर के आंकड़े सामने रखे, देश की विकास दर को मुद्दा बनाया। पेपर नाम की चीज कोई नहीं होती है। जो काले दिल के लोग होते हैं उनको हर चीज काला ही दिखाई पड़ता है। हमने मोदी जी ने 10 साल बहुत स्वर्णिम काल गुजारा है। कांग्रेस ने यूपीए के 10 साल की तुलना मोदी सरकार के 10 साल से की और फिर यह भी पूछ लिया कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की तुलना नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल से क्यों की। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व का है। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में पीएम मोदी के वादों का जिक्र किया और फिर सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा एमएसपी पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, रोजगार और महंगाई पर मोदी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। केंद्र सरकार हर राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और केंद्र सरकार को किसानों की जरा भी चिंता नहीं है। ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। डबल आमदनी करने का वो कुछ भी नहीं है। एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी करके मोदी सरकार पर आरोप लगाया, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कांग्रेस का ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है
मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई के दहीसर में गोली कांड से सनसनी। उद्धव गुट के नेता की गोली मारकर हत्या, फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या। मॉरिस ने अभिषेक घोसालकर को गोली मारी। ये देखिए, ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारी गई। ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हम आपको पहले ही बता दें। ये देखिए जरा, फेसबुक लाइव चल रहा था। अभिषेक की हत्या के बाद मॉरिस ने खुदकुशी कर ली। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ। राजीव, पूरी जानकारी दीजिए। निशान जी, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे पहले की एक घटना है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता हैं अभिषेक घोसालकर, जो कि पूर्व में नगर सेवक रह चुके हैं। इनके पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। और अभिषेक घोसालकर जो हैं, मॉरिस भाई नाम का एक शख्स है मुंबई के दहीसर इलाके में, जो कि सो कॉल्ड कथित तौर पर उस इलाके का एक स्थानीय नेता है। हालांकि किसी दल, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। उसके दफ्तर में गए हुए थे अभिषेक घोसालकर, और मॉरिस भाई नाम का एक शख्स जो है फेसबुक लाइव कर रहा था। जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लाल टी शर्ट में जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसी का नाम मॉरिस भाई है। फ्रेंच कट दाढ़ी रखा हुआ है, और अभिषेक घोसालकर सामने सोफे पर बैठे हुए थे। बातचीत चल रही थी। थोड़ी देर के लिए आकर कुछ पल के लिए जो है मॉरिस भाई बगल में खड़े होता है, और उसके बाद में वापस अपोजिट साइड में जाता है और 2 से 3 राउंड फायरिंग करता है, जो गोली सीधे अभिषेक घोसालकर के पेट में लगी और उनके करुणा अस्पताल लेके जाया गया। मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष को इस बात की पुष्टि की है कि अभिषेक घोसालकर की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस भाई ने खुद को भी इस घटना के बाद गोली में। ऐसा क्या हुआ? ये लोग हंसते खेलते बात कर रहे हैं इस फेसबुक लाइव में, दोनों दिखाई दे रहे हैं, फिर क्या हुआ? निशांत, मॉरिस का जो इतिहास है वो अपराधों से भरा रहा है। उसके ऊपर मारपीट, धमकी देना, यहाँ तक कि बलात्कार का भी मामला जो है मुंबई पुलिस की फाइलों में दर्ज है। आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, उसे तड़ीपार भी किया गया था। और लेकिन जिस दफ्तर में फायरिंग हुई, अगर वहां पर आप देखेंगे तो वो एक चुनावी दफ्तर है। मॉरिस को लेकर इस तरह की जानकारी सामने आ रही कि आगामी जो महानगर पालिका का चुनाव है, वो महानगर पालिका में स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ना चाहता था, चुनाव की तैयारी कर रहा था। अभिषेक घोसालकर भी उसी क्षेत्र से आते हैं। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा राजीव, ये इस खबर में। और अब देखते हैं टॉप 9। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया एवलांच। प्रशासन के मुताबिक इलाके में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। फरवरी के पहले हफ्ते में भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर के ऊंचे इलाकों में एवलांच की चेतावनी। लोगों को संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मेट्रो का स्लैब गिरा, 1 की मौत, 4 लोग घायल। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली बॉर्डर समेत कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम, धारा 144 लागू करनी पड़ी, अब थोड़ी राहत। वायु शक्ति अभ्यास के लिए तैयारियां शुरू। राफेल लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान, 17 फरवरी से शुरू होगा अभ्यास। मध्य प्रदेश विधानसभा तक पहुंचा हरदा ब्लास्ट का मुद्दा। हरदा के विधायक रामकिशोर दोगने सुतली बम की माला पहनकर पहुंचे विधानसभा। दिल्ली नगर निगम में हंगामे के बीच पास हुआ बजट, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पार्षदों की नारेबाजी। नहीं बढ़ेगी ईएमआई, आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं। और आगे देखिए, रात 10 बजे द पीएम फैक्टर।